नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि बहुत से बच्चों की एक कॉमन समस्या रहती है, 11th में अगर वो सीख नहीं पाते हैं तो 12th में और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये समस्या बनी रहती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की एक सबसे बड़ी समस्या होती है। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से बनाते हैं वो आज सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से बनाया जाता है। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले अपन देखिए, ये कोई परमाणु है और ये परमाणु का क्या है, नाभिक है, और इसके चारों ओर क्या लगाते हैं, वृत्ताकार पथ में तो देखिए, ये कोई क्या है, नाभिक है और इसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इतना देखिए, अब इस नाभिक में इस सेंट्रल को क्या बोलते हैं, नाभिक या न्यूक्लियस। सेंट्रल वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, नाभिक, या इसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जबकि इसके वृत्ताकार पथ में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसमें क्या रहते हैं, वृत्ताकार पथ में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बात को समझना, क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब ये जो वृत्ताकार पथ है इसको कहा क्या जाता है, तो इसको हम, ये वृत्ताकार पथ है इसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कक्ष। इसका दूसरा नाम है एनर्जी लेवल, यानी कि ऊर्जा स्तर। और एक नाम और है जिसको बोलते हैं कोश या सेल। तो इस वृत्ताकार पथ के कितने नाम हैं, 3 नाम है। वो कहने को और भी कहते हैं, लेकिन अपन को तो केवल एक करना है कि ये क्या है, जो वृत्ताकार पथ है गोल गोल है वो क्या है, ऑर्बिट या कक्ष है, या इसी को ऊर्जा स्तर कहते हैं या कोश कहा जाता है। अब ये वृत्ताकार पथ है हमारा, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा क्या है कि उसमें वीडियो कटिंग हो रही थी। तो जैसे कि हमने बताया, एक बार और मैं बता दूं, ये कोई परमाणु है और परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें जो सेंट्रल है, इसका मध्य भाग है, उसको क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ये जो गोल गोल वृत्ताकार पथ है उसको बोलते हैं ऑर्बिट, या इसी का दूसरा नाम है कक्ष, ऊर्जा स्तर या सेल। अब ये ऑर्बिट या कक्ष या सेल किन से बने के होते हैं, सब सेल से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, सब सेल से, जिसको बोलते हैं उपकोष। हिंदी में क्या बोलते हैं, उपकोष।
तो हमारे उपकोष क्या है, एस, पी, डी और एफ, ये क्या है, उपकोष है। अब उपकोष भी किससे मिलकर बने होते हैं, ऑर्बिटल से मिलकर बने होते हैं। उपकोष भी किससे मिलकर बने होते हैं, ऑर्बिटल से मिलकर बने होते हैं, ऑर्बिटल, और इसको बोलते हैं हिंदी में कक्षक। अब ये ऑर्बिटल इस तरीके से होता है, वैसे तो डब्बे के रूप में प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अलग अलग ऑर्बिटल का अलग अलग वो होता है। तो इस ऑर्बिटल में ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इसका वर्गीकरण किया है। अभी इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, फिर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से समझ जाएंगे। अब जो हमारा ये क्या है, उपकोष है, कौन कौन से उपकोष हैं, एस, पी, डी और एफ। इनमें हम किसको वर्गीकृत करेंगे, ऑर्बिटल को। तो एस, पी, डी और एफ जो उपकोष हैं, उनमें कितने कितने कक्षक, या जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। तो देखिए बेटा, जो आपका एस उपकोष है उसमें एक ऑर्बिटल होता है, पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 और एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। अब इन्हीं उपकोषों में किसकी संख्या ज्ञात करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए, अब इलेक्ट्रॉन ये कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो इसमें कितने आएंगे, एस में 2, इसमें कितने आएंगे 6, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 10, और इसमें 14। तो ये तो हमारी बेसिक नॉलेज है कि एस ऑर्बिट उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे अधिकतम, पी उपकोष में अधिकतम कितने आएंगे 6, और डी में अधिकतम 10। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर में बना दूं किस तरीके से बनेगी, एस ऑर्बिटल इस तरीके से बनेगा। तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 और 2। पी ऑर्बिटल, पी उपकोष में कितने ऑर्बिटल है, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 1 1 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अधिकतम, 6। ऑर्बिटल कितने हो गए, 3। और इस तरीके से इसमें डी में कितने, तो डी में अभी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5 और ये 10 इलेक्ट्रॉन। और इसी प्रकार से एफ में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यानी एक कक्षक में अधिकतम 2 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एफ उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसको समझ लिया अपन ने। अब यहां पे अपन आते हैं परमाणु के बारे में। तो पहली कक्षा को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट, दूसरी को सेकंड, तीसरी को चौथी और पांचवी, इस तरीके से क्रम चलता रहेगा। तो पहली को हम जैसे कि क्या कह सकते हैं, के, एल, एम, एन, ओ डॉट 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 आगे बढ़ती चली जाएंगी, 6 हो जाएगा, 7, इस तरीके से ये कक्षाएं हो जाएंगी। अब देखिए पहली कक्षा
आपकी जो पहली कक्षा है वो केवल और केवल जो पहली कक्षा है यानी कि आपकी कौन सी कक्षा है, पहली कक्षा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, के कह रहे हैं, वो किससे मिलकर बनी होती है? तो वो मिलकर बनी होती है एस उपकोष से। केवल और केवल किससे मिलकर बनी होती है? एस उपकोष से। दूसरी कक्षा आपकी किससे मिलकर बनी होगी? एल दूसरी कक्षा है तो एस और पी उपकोष से। तीसरी कक्षा आपकी मिलकर बनी होगी किससे? एस प्लस पी प्लस डी उपकोष से। और चौथी कक्षा एस पी प्लस डी प्लस एफ। तो ये क्या है, हमने परमाणु का बेसिक स्ट्रक्चर सीखा है कि हमारा क्या है कि पहली कक्षा, तो पहली कक्षा में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो पहली कक्षा में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। दूसरी कक्षा में एस में कितने आते हैं? अधिकतम 2, और पी में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन? 6। देखिए यहां पे लिखा है। तो इसमें दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी में 18, और चौथी में आपके 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरीके से यहां से अपन काउंट कर लेंगे। अब इसको एक बार और रिव्यू करते हैं, दोबारा से समझते हैं। अगर ये हमारी समझ में आ गया तो आगे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको बनाना आसान हो जाएगा। तो देखिए हमने समझा परमाणु है, परमाणु के चारों तरफ वृत्ताकार पथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब ये वृत्ताकार पथ है, इसको बोलते हैं ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, या ऑर्बिट, या कोष। अब ये जो वृत्ताकार पथ है वो क्या है? छोटे छोटे पार्ट्सों में डिवाइड हो गया है। ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा मकान है तो मकान में छोटे छोटे कमरे होते हैं, इसी तरीके से इसको भी डिवाइड कर दिया गया है। तो इसको किस में डिवाइड कर दिया गया है? सेल है तो सब सेल में विभाजित कर दिया गया है, यानी उपकोष में विभाजित किया गया है। तो उपकोष भी कितने तरीके के हैं? 4 तरीके के। तो एस, पी और डी और एफ, ये आपके क्या है? उपकोष हैं। अब उपकोष में विभाजित कर दिया है तो उपकोष आपके फिर क्या कहलाएंगे? फिर किसमें? अब इन्हीं उपकोषों को ये किस तरीके से विभाजित किए गए हैं, मतलब ये उपकोष किससे मिलकर बने होते हैं? ऑर्बिटल से मिलकर बने होते हैं। और इन्हीं ऑर्बिटल में क्या जाता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति कहां रहती है? ऑर्बिटल में रहती है, कक्षक में रहती है। कई क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है, उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं, कक्ष में पाया जाएगा, उपकोष में पाया जाएगा, कक्षक में पाया जाएगा, या नाभिक में पाया जाएगा। तो अपना देखिए ऑप्शन उसमें 2 सही है, कक्ष में भी है तो ऑर्बिट में, लेकिन वो एग्जैक्ट स्थिति कहां उसकी? ऑर्बिटल है। इस तरीके से अब हमने क्या किया? अब उपकोष को भी किन से मिलकर बना है? तो उपकोष किससे मिलकर बना है? ऑर्बिटल से मिलकर बना है। तो एस उपकोष आपका किससे मिलकर बना है? केवल और केवल एक ऑर्बिटल से मिलकर बना है। और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता कितनी होती है? 2 होती है ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए जब आपका उपकोष एस उपकोष कितने ऑर्बिटल से मिलकर बना है? 1 से, और पी उपकोष कितने ऑर्बिटल से मिलकर बना है? 3 से। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? पी में 6 आएंगे, ठीक है। और डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? डी उपकोष में 10, और एफ उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 आएंगे। तो मैं यहां पे अब ये कक्षा की बात हो गई। कक्षा में क्या हो गया कि के आपकी जो पहली कक्षा है वो केवल और केवल एस उपकोष से मिलकर बनी है। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। जो एस में थे वही की वही आएंगे। अब एल जो आपकी कक्षा है एस और पी से मिलकर बनी है, तो 2 + 6 बराबर कितने हो गए? 8। तो जो पहली कक्षा है आपकी वो किससे मिलकर बनी हुई है? एस से मिलकर बनी हुई है। दूसरी कक्षा एस प्लस पी से मिलकर बनी हुई है। तीसरी कक्षा आपकी एस पी प्लस डी से मिलकर बनी हुई है। चौथी कक्षा एस पी डी और प्लस
एफ से मिलकर बनी हुई है। तो इतना हमको बेसिक समझना है। अब आती है, यानी कि अब हम जो उपकोष को माने एस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14। इसको बात को रखना है ध्यान, यानी एस में हम 1 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, लेकिन S2 कर सकते हैं, लेकिन S3 नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये सही रहेगा। ऐसे ही P में हम क्या कर सकते हैं? P1 से लेकर P6 तक तो कर सकते हैं, लेकिन P7 नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी क्षमता कितनी है? अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन लेने की है? 6 तक है ना। P की कितनी क्षमता? 6। तो P7 आपका क्या होगा? गलत होगा। इसी तरीके से D1 हो सकता है और D10 हो सकता है। कितना नहीं हो सकता? D11 नहीं करेंगे हम। और F में भी F1 हो जाएगा, F14 हो जाएगा, लेकिन F15 नहीं करेंगे, ये गलत होगा। ये हमको ध्यान रखना है बेसिक। अब देखिए अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से। अगर ये हमको समझ में आ गया, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपने सुना होगा ऑफ बाउ का रूल, ऑफ बाउ का नियम। इसको हम इसी नियम से करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। अब ऑफ बाउ का नियम, ये ऑफ बाउ का अर्थ होता है, ऑफ बाउ एक जर्मन भाषा का अर्थ है, जिसका अर्थ होता है क्रमिक रचना। क्या होता है? क्रमिक रचना, मतलब किसी चीज को क्रम से रखना। जैसे कि हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, यानी कम ऊर्जा लेवल से अधिक ऊर्जा लेवल तक बढ़ना, यानी क्रमिक रचना। ये सिडविक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब्बाउ शब्द है, अब्बाउ कोई वैज्ञानिक नहीं थे। अब्बाउ का नियम बोलते तो अब्बाउ कोई वैज्ञानिक नहीं था। अब्बाउ एक शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रमिक रचना। ये सिडविक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब इसको हम करते हैं अब्बाउ का नियम। तो इसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। पूरा नियम तो नहीं बता रहे हम, लेकिन इसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। तो हम क्या बनाएंगे? पहली कक्षा किससे मिलकर बनी है? 1s से। देखिए पहली कक्षा किससे मिलकर बनी है? पहली है तो 1s 1 लगेगा। दूसरी कक्षा मिलकर किससे मिली है? 2s 2p। तो इसके आगे क्या लगेगा? 2s और 2p। तो किससे मिलकर बनी है दूसरी कक्षा आपकी? 2s और 2p। तीसरी कक्षा आपकी किससे मिलकर बनी है? 3s 3p। और तीसरी कक्षा में और क्या आता है? डी भी तो आता है, डी उपकोष भी आता है। तो किससे मिलकर बनी है? 3d। चौथी कक्षा आपकी 4s 4p 4d और 4f। देखिए चौथी कक्षा आपकी किससे बनकर बनी है? s उपकोष से, p उपकोष से, d उपकोष से और f उपकोष से। इसी तरीके से पांचवी कक्षा आपकी किससे मिलकर बनी है? 5s 5p 5d 5f और डॉट डॉट। आगे जी भी हो सकता है वर्तमान भविष्य में। और छठवीं कक्षा आपकी 6s 6p 6d 6f डॉट 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 7s 7p 7d 7f डॉट 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 जी भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपकी ये बनी है। अब देखिए बेटा, इसको अब्बाउ का नियम करते हैं तो आपको इस तरीके से करना है। आपकी जो पेज की लाइन है
उसमें से जो 1s लिखा है मैंने, तो इसको गोला करेंगे या 2s किसी को भी गोला करेंगे तो ना तो लाइन के ऊपर जाना चाहिए ना लाइन के नीचे जाना चाहिए, नहीं तो आपकी दिक्कत आ जाएगी, आपका पेज खराब हो जाएगा। तो देखिए मैं बिल्कुल सफाई से करना है। ये आपने इस तरीके से किया, इनको सबसे पहले क्या कर देंगे अपन, गोल गोल कर देंगे। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इनको गोल गोल कर देंगे। आपका अब्बाऊ का नियम बहुत सुंदर लगने लगेगा। अब देखिए, अब इनको क्या करना है आपको, इनको आपको केवल और केवल तिरछे में क्रॉस कर देना है। ऐसे करके आपको इनको तिरछे में क्रॉस करते रहना है बस। ये आपका अब्बाऊ का नियम बन गया। तो देखिए इस तरीके से क्रॉस कर दिया आपने। अब आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है कि यहां से इधर आ तो रहा है लेकिन इधर कहीं जा रहा है, और फिर तीर का इधर स्टार्ट होता है, यहां खत्म हो जाता है यहाँ। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं आपस ये लौट रहा है और इस तरीके से जा रहा होगा। तो कैसे जा रहा होगा, इस तरीके से यहां से इधर जा रहा होगा, तभी तो इधर जा रहा है वो, और फिर इधर आ रहा है। इस तरीके से गया, फिर यहां से इधर आया, यहां से गया, यहां आया, यहां से गया इलेक्ट्रॉन, यहां आया, यहां से गया इलेक्ट्रॉन, यहां आया। तो एक क्रम बन गया। तो एक क्रम क्या बना कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या आया, 1s में आया, उसके बाद यहां से गया 2s में आया, फिर कहां गया 2p में गया, फिर 3s में आया, फिर कहां गया 3p में, फिर 4s में, फिर इलेक्ट्रॉन कहां गया 3d में, 4p में, 5s में, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां गया 4d में, 5p में, फिर 6s में, फिर उसके बाद 4f में, फिर 5d में, फिर कहां आया इलेक्ट्रॉन 6p में, फिर 7s में। तो इसका क्रम हम कहां यहां पे लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं, यहां पे एक क्रम लिख देते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां आया 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 3s, सॉरी इलेक्ट्रॉन कहां आया 1s 2s 2p, 3s 3p, कहां गया 3s से 3p में, उसके बाद 4s 3d, 4s 3d, उसके बाद 4p में गया इलेक्ट्रॉन, फिर 5s में गया, इलेक्ट्रॉन, फिर कहां गया बेटा, देखना इधर 5s के बाद में 4d में। ये क्रम है, ये ऊर्जा स्तर बढ़ रहा है, यानी इनकी एनर्जी लेवल क्या है, बढ़ रही है। फिर 4d के बाद में कहां गया 5p में गया, 5p के बाद में 6s में गया, उसके बाद 4f में गया, उसके बाद यहां जगह नहीं है यहां लिख देते हैं, कहां गया 4f के बाद 5d में, उसके बाद 6p में, उसके बाद 7s में। इस तरीके से लिख देंगे। 7s के बाद जाएगा 5f में। इस तरीके से भी करना हो, आगे बढ़ाना हो तो आगे बढ़ा देंगे, लेकिन अपना काम यहां तक चल जाता है। एक बार और चेक करेंगे, 1s 2s
2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 6s के बाद 4f, 5d, 6p और 7s। इस तरीके से हमको क्या है कि इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम का एक क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, एक सूत्र टाइप का हमारा बन गया है। अब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब इस तरीके से ये बनाया है ना, इस तरीके से हम क्या है कहीं भी बना सकते हैं। एक ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में हम बना लेंगे और अच्छी प्रैक्टिस होगी तो 2 मिनट में बना लेंगे और हमारा फॉर्मूला ये निकल आएगा। इस तरीके से हमको अब क्रम से इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो इलेक्ट्रॉन भरने का ये मैं आज की क्लास में केवल आपको 20 तक समझाऊंगा। उसके बाद मैं अगली क्लास में एस ब्लॉक लूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो सभी ब्लॉक के एलिमेंट्स के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक अब बाद है तो उनको बेसिक से समझना है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में इतने ज्यादा अब बाद नहीं है। तो देखिए, तो पहला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। तो इसमें 1s पहले अपना कहां से स्टार्ट होगा, 1 से ही स्टार्ट होगा और s है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 1। तो इसमें कितना हो जाएगा, 1s1। हीलियम का कितना होगा, 1s, कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 2, 1s2। हीलियम के बाद लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। तो कितना हो जाएगा, 1s। अधिकतम अपन कितने ले सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो कितना हो गया, 1s2 बचा 1। तो उसको कहां से स्टार्ट करेंगे, दूसरी कक्षा में। अब दूसरी कक्षा कहां से स्टार्ट होती है, s से स्टार्ट होती है। तो 2s, देखिए यहाँ पे ये मैन बना है अपना, यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है, अपन को यहाँ पे करना है। तो 1 था, कहां कर दिया अपन ने, 1। उसके बाद हीलियम में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो क्या कर दिया अपन ने, 1s2। 2 रखने की क्षमता है ना, 2 रख सकते हैं अपन। अब उसके बाद लिथियम का कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, 3 हो गया। तो उसकी क्षमता कितनी है, एक ज्यादा, एक इसमें आएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, 2s1, इसमें कितना कर सकते हैं, 1। ये लिथियम का हो गया। अब उसके बाद लिथियम के बाद किसका आएगा, बेरिलियम का कितना होता है, 4। तो इसका कितना होता है, 4। तो 1s2 और 2s2 इसमें कर सकते हैं ना, इसकी एक और क्षमता है बढ़ने की, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, बोरॉन का कितना होता है, 5। तो 1s2, 2s2। अब बोरॉन का क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन का क्या है, अब 1 इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, तो इसको आगे की कक्षा मतलब उच्च ऊर्जा स्तर में भरेंगे। तो 2s, 2p1। तो क्या हो जाएगा, 2p1। इसको क्रम से इसी में करना है, ये मेन बेसिक है हमारा। उसके बाद कार्बन 6, तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p2, एक बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। तो क्या होगा, 1s2, 2s2 और 2p4 और कितना हो जाएगा, 3, 7 हो गया। तो यहां पे ऐसे करके बढ़ाते चलेंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। तो 1s2, 2s2, 2p4 कितना हो गया, 8। तो ये कितना किसका बन गया, ऑक्सीजन का बन गया। ऐसे ही फ्लोरीन का 1s2, 2s2 और 2p5। तो इस तरीके से इसको क्या कर देंगे, 2p5। सिंपल है। अगर हमने ये सारी चीजें समझ ली, ए और ए, और इसके बाद ए निकाल लिया, तो केवल और केवल उनको नंबर बढ़ाते चलना है, इलेक्ट्रॉन रखते चलना है। डी ब्लॉक एक एक्सेप्शन है, अब बात है उसमें बहुत सारे, तो उसको हम अच्छी तरीके से करेंगे। उसके बाद नियोन का कितना होता है, 10। इसका एक बढ़ा देंगे, 1s2, बाकी पिछला वही की वही रहेगा, 2p6। इसके बाद सोडियम का कितना होता है,
11, तो 1s2 2s2 और 2p6, यहां तक कितना हो गया 10 हो गया। अब आगे के में जाना है, यहां तक अगर इसकी क्षमता खत्म हो गई है 2p6 तो कितना जाएगा 11 करना है तो 3s1, अगली कक्षा में जाएंगे 3s1। ऐसे ही क्या होगा सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना होता है 12, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। इसके बाद एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का कितना होता है 13, तो क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखिए 3s2, उसके बाद इसकी क्षमता खत्म हो गई है s की, मतलब s में हम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, 3 नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे 3p1, ऐसे बढ़ता चला जाएगा बस। उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन का कितना होता है 14, तो क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये 13 और 3p2। उसके बाद फास्फोरस 15, क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। उसके बाद सल्फर, मैं यहां पे लिख देता हूं, जगह नहीं है। सल्फर, सल्फर का कितना होता है 16, कितना आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। अब फास्फोरस का कितना था 3p3 था, एक बढ़ा देंगे बस, आगे करना क्या है 3p4, कितने हो गए 2 4 10 और 2 12 और 4 16। तो इस तरीके से क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसी तरीके से आर्गन का Ar, एक बढ़ना है बस लास्ट में, और उधर देखना है कि कक्षा में जैसे कि ज्यादा तो नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम का कितना होता है 19, कितना आ गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए P की क्षमता खत्म, मतलब P उपकोष में आप कितने ले सकते हो अधिकतम 6 ले सकते हैं। अब देखिए तो पोटेशियम में कितना होता है 19, 18 तो यहां तक हो गए, तो अपन क्या करेंगे एक बढ़ा देंगे, तो क्या आएगा तीसरी कक्षा के बाद, तीसरी P 3p के बाद क्या आएगा 4s1। इस तरीके से करना है। अब कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होता है 20 के बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। तो इस तरीके से हमने क्या है आज ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे हैं 20 तक के। इसको मैं अलग कर देता हूं, इससे आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी की नेक्स्ट क्लास में हम अगली क्लास में एस ब्लॉक के लेंगे, उसके बाद एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एक ही क्लास में हो जाएगा, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में थोड़ा थोड़ा अपवाद है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपका फीडबैक जरूर दें, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।